नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट की पूरी जीवन यात्रा को डिकोड करने वाले हैं। शुरुआती कोडिंग से लेकर जटिल अर्थशास्त्र तक का सफर। खैर, हम अक्सर सिर्फ कीमतों और चार्ट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम पर्दे के पीछे की असली तकनीक और उस सिस्टम को समझेंगे जो असल में किसी भी प्रोजेक्ट की मजबूत नींव होता है। ओके, तो चलिए सीधे आज के एजेंडे पर आते हैं। पहला, ब्लॉकचेन बनाना। दूसरा, मोबाइल माइनिंग सेटअप। तीसरा, टोकनॉमिक्स और वेस्टिंग शेड्यूल्स। और आखिर में बायबैक और बर्न मैकेनिज्म। सेक्शन 1, ब्लॉकचेन बनाना। डेवलपर्स के सामने सबसे पहला बड़ा सवाल यही होता है, बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत करें या किसी बनी बनाई नींव का इस्तेमाल करें। यह बिल्कुल अपना खुद का घर बनाने और किराए के मकान में रहने जैसा है। एक प्रोटोकॉल या कॉइन जैसे बिटकॉइन, वो बिल्कुल शून्य से अपनी खुद की ब्लॉकचेन के साथ बनता है, और दूसरी तरफ एक टोकन होता है जो किसी मौजूदा और सुरक्षित ब्लॉकचेन के ऊपर ही लॉन्च कर दिया जाता है। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो ये कहीं ज्यादा आसान और तेज विकल्प है। लेकिन अगर सच में शून्य से एक ब्लॉकचेन एप्लीकेशन तैयार करनी ही हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले गनाश जैसे टूल का उपयोग करके एक लोकल ब्लॉकचेन एनवायरनमेंट सेट किया जाता है। इसके बाद सॉलिडिटी में अपरिवर्तनीय यानी कभी ना बदलने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स पुराने जमाने के सेंट्रल सर्वर्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर देते हैं, और आखिर में इस्तेमाल करने में आसानी के लिए एक बढ़िया सा फ्रंट एंड इंटरफेस बना दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, मोबाइल माइनिंग सेटअप। जरा इस विशाल नंबर पर गौर कीजिए। 2,66,000 किलोवाट घंटे, मतलब एक औसत घर को पूरे 7 साल तक रोशन करने के लिए इतनी बिजली काफी है। और पता है, ये सिर्फ एक बिटकॉइन माइन करने में खर्च होती है। तो जाहिर सी बात है, हमारे रोजमर्रा के स्मार्टफोन ये भारी भरकम काम नहीं कर सकते। इसीलिए मोबाइल माइनर्स को ऐसे खास एल्गोरिदम की जरूरत पड़ती है जो कम संसाधनों में काम चला सके। और बस यहीं पर कुछ खास क्रिप्टो करेंसीज की एंट्री होती है। मोनेरो, वेरास कॉइन, इलेक्ट्रोनियम और पाई नेटवर्क। इन कॉइन्स को जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया गया है कि बिना किसी भारी मशीनरी के बस एक आम मोबाइल के प्रोसेसर पर भी इन्हें बड़ी कुशलता से माइन किया जा सके। एक साधारण से एंड्रॉयड फोन को एक एक्टिव माइनिंग नोड में बदलना, सच कहूं तो काफी सीधा और आसान काम है। सबसे पहले आधिकारिक स्रोत से एक सुरक्षित एपीके फाइल डाउनलोड करनी है, फिर अपना रिसीविंग वॉलेट एड्रेस डालना है। इसके बाद माइनिंग के लिए सीपीयू कोर्स असाइन किए जाते हैं, और अंत में एक माइनिंग पूल से जुड़ना होता है ताकि सामूहिक शक्ति का फायदा मिले। बस रिवॉर्ड्स जनरेट होना शुरू। सुनने में तो ये सुलभता बहुत ही आकर्षक लगती है ना, क्योंकि शुरुआती निवेश तो ना के बराबर है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। इसमें जोखिम भी कम नहीं है, मुनाफा बहुत मामूली सा होता है, और कीमत क्या चुकानी पड़ती है? डिवाइस की बैटरी तेज़ी से ख़त्म होती है, फ़ोन के ओवरहीट होने का डर रहता है, और फर्जी ऐप्स के ज़रिए फ़ोन में मैलवेयर आने का गंभीर जोखिम हमेशा बना रहता है। अब मान लीजिए कि कॉइन्स माइन कर लिए, तो इन डिजिटल एसेट्स को नकद या कैश में कैसे बदला जाए? इसके दो मुख्य रास्ते हैं। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बेहद सुरक्षित होते हैं, लेकिन पैसा बैंक खाते में पहुंचने में 4 से 6 दिन का लंबा समय लग सकता है। दूसरा विकल्प है पीयर टू पीयर यानी P2P नेटवर्क। यहां लेन देन तुरंत होता है। हालांकि धोखाधड़ी से बचने के लिए बीच में एक भरोसेमंद एस्क्रो सेवा का होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 3, टोकनॉमिक्स और वेस्टिंग शेड्यूल्स। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कॉइन बनाना तो आसान है, लेकिन उसकी वैल्यू को लंबे समय तक बचाए रखना असली चुनौती है। बिना सही वेस्टिंग और क्लिफ स्ट्रक्चर के कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट क्रैश हो सकता है। क्लिफ का मतलब है वो शुरुआती फ्रीज पीरियड जहां कोई टोकन जारी नहीं होता, और वेस्टिंग का मतलब है समय के साथ धीरे धीरे टोकन अनलॉक करना। ये दोनों मिलकर एक ऐसा मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं जो लॉन्च के तुरंत बाद मार्केट में होने वाली पैनिक सेलिंग को रोक देता है। अब मार्केट पर इसके असर को देखते हैं। लीनियर वेस्टिंग एक समान दर से टोकन देकर मार्केट में स्थिरता बनाए रखती है। क्लिफ वेस्टिंग में एक तय समय के बाद अचानक से एक बड़ा हिस्सा दे दिया जाता है, जो कि कभी-कभी अचानक बिकवाली का भारी दबाव ला सकता है। वहीं ग्रेडेड वेस्टिंग सबसे बेहतरीन और संतुलित अप्रोच है। यह मार्केट की स्थिरता और डेवलपर्स के मोटिवेशन दोनों के बीच एक कमाल का तालमेल बिठाती है। फाइलकॉइन का मॉडल इसकी एक बहुत ही शानदार केस स्टडी है। 6 महीने के शुरुआती क्लिफ के बाद इन्वेस्टर्स की वेस्टिंग 3 साल में जाके पूरी होती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, जो प्रोजेक्ट टीम है उनकी वेस्टिंग को पूरे 6 साल तक के लिए लॉक कर दिया गया। ये रणनीति बिल्कुल पक्का कर देती है कि फाउंडर्स लंबे समय तक प्रोजेक्ट से जुड़े रहें और मार्केट में अचानक से सप्लाई की बाढ़ ना आ जाए।
और अब हमारा आखिरी हिस्सा, सेक्शन 4, बायबैक और बर्न मैकेनिज्म। और ये बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाता है कि कैसे आर्टिफिशियल स्कार्सिटी या कहें कि कृत्रिम कमी पैदा की जाती है। कुल टोकन सप्लाई को 2 हिस्सों में बांटकर एक तय हिस्से को हमेशा के लिए सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाता है। जी हां, हमेशा के लिए। एक ऐसा हिस्सा जिसे भविष्य में कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता। ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही सटीक सीक्वेंस में काम करती है। स्टेप 1, बायबैक, जहां प्रोजेक्ट बाजार से ही अपने टोकन वापस खरीदता है ताकि उपलब्ध सप्लाई कम हो सके। स्टेप 2, बर्न, यानी खरीदे गए टोकन्स को एक डेड वॉलेट में भेज देना, एक ऐसी तिजोरी जिसकी चाबी किसी के पास नहीं है। और स्टेप 3, इसका नतीजा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से एक दीर्घकालिक कमी पैदा होती है जो थ्योरी में टोकन की कीमत को सपोर्ट करती है। इन ऑपरेशंस का स्केल कितना बड़ा हो सकता है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 5 करोड़ से भी ज्यादा। बाइनेंस ने अपने इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए अब तक 50 मिलियन से ज्यादा BNB टोकन पूरी तरह नष्ट कर दिए हैं। इतने बड़े स्तर पर सप्लाई को जानबूझकर कम करना अपने आप में एक बेहद साहसिक और बड़ा आर्थिक कदम है। लेकिन हर शक्तिशाली टूल की तरह इसके भी 2 पहलू होते हैं। एक तरफ ये बर्न मैकेनिज्म मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को रोकता है और प्रोजेक्ट में फाउंडर्स के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ इससे मार्केट मैनिपुलेशन का शक भी पैदा होता है, लिक्विडिटी कम हो सकती है और कई बार तो ये रेगुलेटरी एजेंसीज के रडार पर भी आ जाता है। तो इस पूरी तकनीकी और आर्थिक यात्रा के बाद एक बेहद विचारणीय सवाल सामने आता है। क्या वेस्टिंग और बर्निंग जैसे ये जटिल आर्थिक तंत्र सच में किसी टोकन की वैल्यू को हमेशा के लिए बचा सकते हैं, खासकर तब जब उस प्रोजेक्ट का असल दुनिया में कोई ठोस इस्तेमाल ही ना हो? तकनीक और असली उपयोगिता के बीच का यही वो नाजुक बैलेंस है जो असल में क्रिप्टो के भविष्य की दिशा तय करेगा। सोचने वाली बात है ना?